जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 3 उद्योग। उसके बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो देख रहे हैं ये सामाजिक विज्ञान, क्या है? यह सामाजिक विज्ञान क्लास 10th। कितने का है ये? क्लास 10th का है। और यह भारत संसाधन एवं उपयोग का ये है। अब देख सकते हैं ये एससीईआरटी बुक का ही पूरा हूबहू है। क्या है? एससीईआरटी का ये हूबहू पेज है। और अब देख सकते हैं जिसमें से इससे पिछला क्लास में हम 2 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आप लोग इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो को पहले आप देखिए, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, आप उसे बनाइए, फिर इस चैप्टर पे आइए। जिसमें पहला चैप्टर था संसाधन, इसको हमने क्या किया है, कंप्लीट। जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करा दिए हैं। दूसरा आया था कृषि, इसको भी क्या कर दिए हम, कंप्लीट करवा दिए। और आज जो लेके आए हैं, और ये नया 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 चैप्टर है, और जिसका नाम है निर्माण उद्योग। क्या है? यह तीसरा चैप्टर है। इसके बाद इस सेशन को क्या करेंगे, थोड़ा दिनों के लिए रोकेंगे और दूसरा सब्जेक्ट लेके आएंगे। यदि आप लोग चाहते हैं दूसरा सब्जेक्ट को कंटिन्यू रखें तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट कौन लेके आए, सिविक्स, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स। आप लोग कमेंट्स कीजिए, अगले मतलब कल से वो उसी चैप्टर का वीडियो आपके पास आएगा। जिसमें से आज जो लेके आए हम निर्माण उद्योग, इसका जितने भी था थ्योरी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो और आज जो लेके आएंगे इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव। ये देखिए, ये सब कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ये सब क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। और आ गया अभ्यास प्रश्न। अब आ गया अभ्यास प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो हमारा आंसर क्या होगा? जनसंख्या। क्या होगा हमारा आंसर? जनसंख्या। क्या होगा हमारा आंसर? जनसंख्या। अब देखिए, बाजार, किसी भी औद्योगिक के लिए, इंडस्ट्री के लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत जरूरी है। यदि बाजार नहीं रहेगा तो वहां पर वो डेवलप नहीं करेगा। पूंजी का भी बहुत जरूरी है, और ऊर्जा का भी बहुत जरूरी है। यदि बिजली नहीं रहेगा तो वहाँ पर कोई भी उद्योग बहुत जल्दी वो डेवलप, विकास नहीं करेगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया जनसंख्या। क्या हो गया? जनसंख्या। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हमारा आंसर क्या होगा? टिस्को। क्या होगा? टिस्को। क्या होगा? टिस्को। अच्छा, यदि आपसे पूछे टिस्को की स्थापना कब हुआ था, तो हमारा आंसर होगा 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा। कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड का एक शहर है। तो हमारा आंसर क्या होगा? टिस्को। ये कब हुआ था अगर आपसे पूछे तो 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा। अगर आपसे तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछे, दिख रहा है ना आप? हाँ, दिख रहा होगा। अब आइए, पहला आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित किया गया क्योंकि, यानी कि पहली आधुनिक सूती जो था वो मुंबई में स्थापित किया गया था। इसका क्या कारण था? अब यहाँ पे ऑप्शन पे देखेंगे, जिसमें मुंबई एक पतन है, बात सही है। मुंबई एक बंदरगाह है, और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं पे है, मुंबई में ही है। एक नाम सुने होंगे, न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पर बंदरगाह है। दूसरा, बंदरगाह रहने से ये फायदा हुआ कि यहाँ से जो सूती वस्त्र तैयार हुआ वो दूसरे देशों में क्या हुआ? इम्पोर्ट हुआ, सॉरी एक्सपोर्ट हुआ। दूसरा, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। आपको पता
पता है जो कपास सबसे ज़्यादा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में होता है, क्योंकि वहाँ पर काली मिट्टी है और उस तरीके से क्लाइमेट है जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, कपास होता है। तो दोनों बात सही है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, क्या था, पूंजी उपलब्ध था, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से सभी। अब अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ये नहीं कि कृषि पर आधारित है, सूती वस्त्र मार देंगे तो ये आपका निगेटिव चला जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में जब तक नहीं पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब तक उस क्वेश्चन को पहले नहीं रंगे। खासकर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, यदि आप गोला को रंग देंगे तो फिर क्या होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या है, नहीं है, सूती वस्त्र है कृषि पर, चीनी है, गन्ना रहेगा तभी तो चीनी होगा, यदि गन्ना नहीं होगा तो चीनी नहीं होगा। फिर यदि आपसे पूछे जूट वस्त्र तो है, लेकिन हमारा आंसर सीमेंट उद्योग, इसके लिए कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, चूना पत्थर का, सीमेंट में चूना पत्थर का, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीमेंट उद्योग। क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कहाँ। अब देखिए, कोलकाता रिसरा नहीं, कोलकाता मोदिनीपुर नहीं, कोलकाता कोनारी तो नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, कोलकाता और हावड़ा। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। कौन सा क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का है, तो हमारा क्या आंसर होगा, बोकारो स्टील प्लांट। इससे पिछला क्लास में जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें बताया गया था, बोकारो जो कि सोवियत संघ रूस की सहायता से ये बना था। ये जो बना था किस देश की सहायता से, तो सोवियत संघ रूस की सहायता से ये बना था। इसका ट्रिक भी बताए थे हम, क्या ट्रिक बताए थे, अब देखिए एक ट्रिक बताए थे, बोसो भीषो राज दुबे। इसमें यह था बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से, तो सोवियत संघ रूस की सहायता से। यदि आपसे पूछे भिलाई किसकी सहायता से, सोवियत की सहायता से। राउरकेला किसकी सहायता से, तो जर्मनी की सहायता से। और दुर्गापुर किसकी सहायता से, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ब्रिटेन की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जिसमें से सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। क्या है, उपभोक्ता उद्योग, तो हमारा आंसर क्या होगा, चीनी उद्योग। क्या होगा, चीनी उद्योग। क्या है, उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। ये सब बड़े उद्योग है, ये सब उद्योग उपभोक्ता उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, तो खिलौना उद्योग। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। आप लोग देखे होंगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटा छोटा खिलौना, जेसीबी, हेलीकॉप्टर, कार, ये सब बनाया जाता है। तो ये क्या है, छोटे पैमाने का उद्योग है। लेकिन आपको चीनी के लिए बहुत बड़ा प्लांट की आवश्यकता होता है। ये एक रूम में नहीं, अगर खिलौना उद्योग है तो एक रूम में 10x10 का रूम है तो उसमें भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन चीनी उद्योग के लिए बड़े बृहद पैमाने पर इसकी आवश्यकता होता है। कागज उद्योग नहीं, कागज में भी बड़े मजदूरों की, श्रमिकों की आवश्यकता होता है। विद्युत उपकरण उद्योग नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा खिलौना उद्योग। 9वां क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव से हुआ था। भोपाल त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस से हुआ था, तो हमारा आंसर क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिसाइल आइसोसाइनाइट। इससे 2-3 क्वेश्चन पूछता है। एक, ये कब हुआ, तो अगर सिंपल पूछे तो ये 1984 में हुआ। कब हुआ, 1984 में। कभी कभी ये पूछता है भोपाल त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है। भोपाल त्रासदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 दिसंबर। क्या होगा, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। अगर पूछे कब, तो 1984। दिवस कब, तो 3 दिसंबर। यदि आपसे पूछे किस फैक्ट्री में आग लगा था, तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री,
यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, यूसीएफ, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आग लगा था, जिससे किस गैस का रिसाव हुआ था? तो रिसाव किस गैस का हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। एक और आप बताइए, इंदिरा गांधी की हत्या कब किया गया था और उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 2 क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखिए यहां पर अब आ गया विनिर्माण उद्योग, ये सब दीर्घ उत्तरीय है और लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है? विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? दूसरा क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी उद्योग से आप क्या समझते हैं? उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक कौन कौन से हैं? चौथा क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग को दोनों का अंतर स्पष्ट कीजिए। और 5वां है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का क्या करिए? वर्गीकरण कीजिए। फिर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण है। ये सारे प्रश्नों को अभी तुरंत बता रहे हैं, जो कि खुद से क्वेश्चन आंसर तैयार किया गया है। अब अब यहाँ पे आइए, पहला क्वेश्चन है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? ये एससीईआरटी का क्वेश्चन है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो हमारा आंसर क्या होगा? कच्चे मालों को उद्योगों में, मतलब इंडस्ट्री में, यानी कच्चे मालों को कहाँ? इंडस्ट्री में, मशीनों और श्रमिकों की सहायता से, उसमें सहायता कौन करेगा? मशीन करेगा, टेक्नोलॉजी करेगा, और श्रमिक की सहायता से नए वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। जैसे यदि कपास है तो कपास से डायरेक्ट कपड़ा नहीं बदलेगा, उसके लिए मिल जाएगा, मिल में श्रमिक लोग, मजदूर, दोनों की सहायता से फिर ये क्या क्या चीज में कन्वर्ट होगा? कपड़ा में होगा। फिर यदि हम देखेंगे लौ अयस्क को क्या करेंगे? फैक्ट्री में ले जाएंगे और वहां पर मजदूरों और मशीनों की सहायता से इसका क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे? इस्पात में कन्वर्ट करेंगे। फिर यदि गन्ना है तो क्या गन्ना बिना मशीन, बिना श्रमिकों की सहायता से डायरेक्ट चीनी बन सकता है? नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? गन्ना को मशीन में जाएगा, मशीनों की सहायता से और श्रमिकों की सहायता से क्या बदल गया? नया वस्तु में, चीनी में बदल गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। क्या कहते हैं? विनिर्माण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है? सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग में क्या अंतर है? तो पहले हम लोग जानेंगे सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। तो वैसा उद्योग, सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिनका स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व भी हो और नियंत्रण भी हो, किनके पास होता है? सरकार के पास होता है। किनके पास होता है? सरकार के पास होता है। उसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। इस उद्योग में स्वामित्व किनके पास हो गया? सरकार के पास हो गया। यानी कि स्वामित्व मतलब अधिकार, नियंत्रण, नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगा। कौन करेगा? सरकार करेगा। निजी उद्योग, निजी मतलब प्राइवेट व्यक्तियों के पास हो, तो वे उद्योग जिनका स्वामित्व और नियंत्रण किसी निजी व्यक्ति के पास हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? निजी उद्योग कहेंगे। देखिए यदि अधिकार सरकार के पास है, उसका रख रखाव सरकार कर रहा है, तो कौन सा उद्योग हो गया? सार्वजनिक उद्योग हो गया। यदि किसी निजी व्यक्ति के पास है, किसी निजी व्यक्ति के पास है स्वामित्व और अधिकार, तो उसे हम क्या कहेंगे? निजी उद्योग कहेंगे। अब थोड़ा सा दोनों में अंतर देखेंगे, किस प्रकार से हम लोग बांटेंगे। जो दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। अब देखिए आधार, किस किस आधार पर देखेंगे? जो ये सार्वजनिक उद्योग है, ये निजी उद्योग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, किसके पास है? तो यदि स्वामित्व सरकार के पास है,
तो सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। यदि निजी व्यक्ति के पास है तो हम क्या कहेंगे, निजी उद्योग कहेंगे। किसी पर्सनल व्यक्ति के पास है तो निजी उद्योग कहेंगे। यदि अगर इसका क्या उद्देश्य होता है, यदि आपसे पूछे इसका क्या क्या उद्देश्य है, तो सार्वजनिक उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण और सेवा प्रदान करना। क्या करना, जन कल्याण और सेवा प्रदान करना। और निजी का होता है, मेन काम होता है लाभ कमाना। क्या होता है, लाभ कमाना। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए होता है। लेकिन सार्वजनिक उद्योग होता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है, क्या होता है, जन कल्याण करना। यदि आपसे पूछे पूंजी, अगर कोई सार्वजनिक उद्योग हो तो उसमें पूंजी कौन लगाएगा, सरकार लगाएगा। कौन लगाएगा, सरकार लगाएगा। लेकिन इसमें कौन लगाएगा, निजी निवेशकों के द्वारा लगाया जाएगा। कौन लगाएगा, निजी निवेशक लगाएगा। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब सरकार का लेना देना नहीं है तो वो उसको जितना मन करेगा उतना कमाएगा। अब नियंत्रण कौन करता है, यदि सार्वजनिक उद्योग है तो उसका नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका नियंत्रण मालिक या कंपनी के द्वारा किया जाता है। जैसे देखिए इंडियन रेलवे, यदि वो जब तक सार्वजनिक है, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, तब तक वह सरकार के नियंत्रण में है। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा जन कल्याण करना। लेकिन जैसे ही ये प्राइवेटाइजेशन हो गया वैसे ही ये इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा लाभ कमाना। क्या हो जाएगा, लाभ कमाना। और उस पर स्वामित्व भारत सरकार का न होके या फिर किसी सरकार का न होके, स्टेट गवर्नमेंट का न होके, वो किसी निजी व्यक्ति में चला जाता है, वो अपने अनुसार से। जैसे स्टील, सेल, ये सब सार्वजनिक उद्योग है। लेकिन यदि बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, ये सब निजी उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारणों को लिखिए। यानी कि कोई भी उद्योग है, क्या है, कोई भी उद्योग है, अब उसको स्थानीयकरण के 3 गो कारक कौन कौन सा है। तो सबसे पहला कारक है कच्चा माल, श्रम और परिवहन। ये 3 चीज का होना बहुत जरूरी है। यदि 3 चीज नहीं रहेगा तो वहां पर उद्योग स्थानीयकरण में नहीं होगा। यदि किसी स्थान में कच्चे माल मिल रहा है, मान के चलिए गन्ना, गन्ना अगर मान के चलिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। अब देखिए एक सेकेंड, अब देखिए मान के चलिए गन्ना सबसे ज्यादा यूपी में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, यूपी में। लेकिन हम मिल को लगा देंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ से गन्ना जाते जाते वहाँ क्या होगा, सूख जाएगा। तो इसीलिए जनरली ये होता है जहाँ पर कच्चे माल लगता है वहीं पर क्या किया जाता है, वहीं पे उसका फैक्ट्री लगाया जाता है। तो कच्चा माल, उद्योग प्राय कच्चे माल के स्रोत पर क्या होते हैं, लगाए जाते हैं, जहाँ पर उसको आसानी से मिल जाएगा कच्चे माल। अगर कोई आम से जूस बन रहा है तो कोशिश ये किया जाएगा उसी के आसपास इर्द गिर्द में लगाया जाएगा, जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन के लिए परिवहन आसानी से वहाँ तक पहुँच सके। ऐसा नहीं कि वहाँ जाते जाते क्या होगा, आम सूख जाए, गन्ना सूख जाए, तो फिर किसान को क्या होगा, क्षति हो जाएगा। फिर श्रम मजदूर, उद्योग के लिए पर्याप्त कुशल मजदूरों की आवश्यकता होता है। यदि मजदूर नहीं मिलेगा तो वो नहीं हो पाएगा। परिवहन, कच्चे माल और तैयार होने पर आवागमन के लिए अच्छी परिवहन की आवश्यकता होती है। यदि परिवहन नहीं रहेगा तो उद्योग का विकास नहीं हो पाएगा। हो गया। अब आइए कृषि आधारित, देखिए कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर क्या है। कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है, अब इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला देखिए, पहला क्या है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दिख रहा है। अब देखिए कृषि आधारित उद्योग, इन उद्योगों का कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। यदि कोई भी कृषि आधारित उद्योग है तो उसका कच्चा माल कैसे प्राप्त होगा, कृषि से प्राप्त होगा। साथ ही साथ ये उद्योग खेती और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, कृषि पर रहते हैं। इनमें खाद्य पदार्थ एवं उपभोक्ता वस्तुएं बनाई जाती है। इससे यदि कृषि आधारित कोई भी उद्योग है तो उससे या तो खाद्य पदार्थ बनाया जाएगा, नहीं उपभोक्ता की वस्तुएं बनाई जाएगी।
जैसे चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग, ये सभी के सभी कैसा उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट, यहाँ पर ये कृषि आधारित होता है तो यहाँ पर किससे प्राप्त किया जाता है? खनिजों से प्राप्त किया जाता है। नाम देखिए, कृषि तो किससे प्राप्त होगा? कृषि से। खनिज आधारित उद्योग है तो किससे प्राप्त होगा? खनिजों से। ये पशुपालन पर निर्भर रहता है तो ये खनन पर रहता है। किस पर रहता है? खनन पर रहता है। इसमें खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं की वस्तुएं बनाई जाती है। यहाँ पर धातु, मशीनें और निर्माण सामग्री क्या किया जाता है? बनाया जाता है। यहाँ पर चीनी है तो यहाँ पर लौह इस्पात हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, एल्युमिनियम उद्योग हो गया, ये सब किससे बनाया जाता है? खनिज आधारित उद्योग से बनाया जाता है। अब देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। स्वामित्व के आधार पर ऐसे आपके बुक में एससीईआरटी में दो बताए गए, एक सार्वजनिक और एक संयुक्त, दो ही बताया गया है, एक सार्वजनिक उद्योग, एक संयुक्त उद्योग। लेकिन ऐसे थोड़ा सा टुकड़ा में करके बांटे पढ़ेंगे तो आप अलग अलग 4 प्रकार में बांट सकते हैं इसको: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, संयुक्त उद्योग और सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग किसको कहेंगे? तो वैसा उद्योग जिसका नियंत्रण किसके पास हो? सरकार के पास हो। जैसे सेल, भेल, इंडियन रेलवे, ये सभी के सभी सार्वजनिक उद्योग है जिसका मुख्य उद्देश्य रहता है जन कल्याण करना। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? जन कल्याण करना। अब है निजी वस्तु उद्योग। निजी में क्या होता है? जिनका स्वामित्व किसी एक निजी व्यक्ति के पास होता है, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री। उसके बाद संयुक्त उद्योग, जिसमें 2 आदमी, सरकार और निजी, दोनों मिल के उसको काम चलाते हैं, तब वो हो गया संयुक्त उद्योग हो गया, जैसे मारुति सुजुकी। यदि सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व और संचालन किसी सहकारी समिति के द्वारा चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे सहकारी उद्योग कहेंगे। जैसे अमूल, गुजरात में कौन सा? अमूल। अब आइए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 है। एससीईआरटी में आपको बुक में 3 दिया है, तीनों को अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? देखेंगे। पहला उदारीकरण। क्या है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी कि पहले तीनों का डिफिनेशन लिखना होगा। दीर्घ उत्तरीय है तो इसमें पहले तीनों का डिफिनेशन लिखना होगा। उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण किसे कहते हैं और वैश्वीकरण किसे कहते हैं। फिर और वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि वैश्वीकरण जब हमारा देश हुआ तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम क्या करेंगे, सबका भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे उदारीकरण किसे कहते हैं। पहले क्या देखेंगे हम लोग, उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं? अब देखिए उदारीकरण वह प्रक्रिया है, यानी कि उदारीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है, जिसमें सरकार क्या करता है? सरकार जो करता है क्या चीज के लिए? व्यापार के लिए, उद्योग के लिए और निवेश पर, यानी कि 3 गो पर कौन क्या करेगा? सरकार। व्यापार के लिए, उद्योग के लिए और निवेश के लिए जो उस पर लगाया गया अनावश्यक, यानी कि जो फालतू में लगाया जाता है, अनावश्यक नियंत्रण और प्रतिबंधों को कम या समाप्त कर देता है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। उसे हम क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। यानी कि व्यापार, उद्योग और निवेश, यानी कि यदि कोई भी फॉरेन कंट्री यानी कि विदेशी कंपनी अगर भारत में आना चाहे, लेकिन उसको आने के लिए कोई टैक्स है, कोई प्रतिबंध है, प्रतिबंधित किया गया है, किसी नहीं आपको इतना करना पड़ेगा, वो सारे प्रतिबंध को जब हटा दिया जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे? उदारीकरण कहेंगे। उदारवादी क्या होगा? उदारवादी। अब इससे क्या क्या फायदा होगा? उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कम होगा। क्या होगा? सरकारी नियंत्रण कम होगा और विदेशी निवेश एफडीआई में क्या होगा? वृद्धि होगा। यानी कि मान के चलिए अगर कोई पेन है, ये पेन है, अगर विदेश से आ रहा है, लेकिन भारत सरकार बोले कि इसे अगर भारत में आएगा तो हम 10 रुपया लेंगे, लेकिन जैसे ही उसको हटा दे प्रतिबंध को, किसी 1 भी रुपया हम टैक्स नहीं लेंगे और आप डायरेक्ट आइए और यहाँ पर इंपोर्ट करिए, तब क्या होगा? जब उससे हट जाएगा वो टैक्स,
तो फिर क्या होगा, ये आसान हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां आके भारत में क्या करेगा, ये पेन को बेचना स्टार्ट कर देंगे। उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था, जिसमें एक देख लिए, व्यापार और उद्योग का क्या हुआ, विकास हुआ। बड़े बड़े विदेशी कंपनी आएंगे और यहाँ पर उद्योगों का क्या करेंगे, विकास करेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगेंगे, यानी कि चीन, जापान, जितने भी बड़े बड़े देश है उस वहाँ के आएंगे, तो फिर यहाँ पर क्या कंपटीशन बढ़ जाएगा और गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होने लगेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर का क्या होगा, सृजन होगा। अब दूसरा देखेंगे, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। अब निजीकरण से क्या होता है, किसे कहते हैं, पहले तो देखेंगे निजीकरण। जब सरकार किसी उद्योग या संस्था को चलाने का अधिकार निजी व्यक्ति या कंपनी को देती है, निजी अधिकार किस किस को देगा, निजी व्यक्तियों या कंपनी को देता है, तो उसे क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निजीकरण कहते हैं। यानी कि जब सरकार किसी उद्योग या संस्था को चलाने का अधिकार, यानी कि जो पहले से सरकार के पास है लेकिन अब उसको चलाने का अधिकार किसको दे दिया गया, किसी निजी व्यक्ति के पास या कंपनी में दे दिया गया, तो उसे ही निजीकरण कहते हैं। यानी पहले सार्वजनिक है, फिर उसको निजी व्यक्ति के पास दे दिया गया। इससे क्या होगा, सार्वजनिक उपकरणों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। साथ ही साथ सरकार का आर्थिक बोझ क्या होगा, कम होगा। निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के भी अवसर क्या होंगे, रोजगार के अवसरों में क्या होगा, वृद्धि होगा। अब देखिए, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण, एक तो हम लोग पढ़ लिए उदारीकरण, निजीकरण, अब हम लोग देखेंगे वैश्वीकरण। वह प्रक्रिया है, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया, यह भी एक प्रोसेस है। वैश्वीकरण भी एक क्या है, प्रोसेस है। हाँ, वैश्वीकरण क्या है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ जाती है। यानी कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है किसी दूसरे देश के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, तथा वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी और तकनीकी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान होने लगता है, उसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि एक देश का दूसरे देशों के अर्थव्यवस्था के साथ क्या होगा, जुड़ जाता है और क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखिए, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। अब पहला, भारत का विश्व अर्थव्यवस्था से क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी कि भारत का अर्थव्यवस्था क्या हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ क्या हुआ, जुड़ गया। साथ ही साथ क्या हुआ, विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ, निर्यात और आयात में वृद्धि हुआ। यानी कि वैश्वीकरण से सिर्फ भारत का ही दूसरे देश में नहीं जाएगा, दूसरे देश का भी सामान भारत में आएगा और भारत भी दूसरे देशों के साथ दूसरे देशों में जाएगा। नई तकनीक और आधुनिक प्रतिबंधों का क्या हुआ, विकास हुआ। साथ ही उपभोग वस्तुओं का क्या हुआ, अधिक विकल्प मिले। छोटे और कुटीर उद्योग को विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। अब देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का विवरण दीजिए। अब देखिए, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग वह उद्योग है जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और संचार तकनीकी से संबंधित होते हैं, संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, उसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। यानी कि देखिए, वो क्या करता है, जो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और संचार तकनीकी से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। अब भारत में कौन कौन प्रमुख आईटी, कहाँ पर आईटी सेक्टर है, कहाँ पर आईटी केंद्र है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे ज़्यादा फेमस है द बेंगलोर, कहाँ पर, बेंगलोर। इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया, पुणे हो गया और गुरुग्राम हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान। अब सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या योगदान है। तो पहला तो यह है, रोजगार के लाखों अवसर प्रदान करता है, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
साथ ही साथ तकनीकी विकास को क्या होता है, बढ़ावा देता है, यानी कि टेक्नोलॉजी को क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। साथ ही भारत की वैश्विक पहचान को क्या करता है, मजबूत करता है। क्या करता है, पहचान को यह मजबूत करता है। साथ ही डिजिटल सेवाओं और ई गवर्नेंस को क्या करता है, यह बढ़ावा देता है। तीसरा क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग का यह लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, यह लास्ट क्वेश्चन है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण का क्या करिए, वर्णन करें। तो भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन और विशाल उद्योग है। बात सही है, सबसे प्राचीन भी है और विशाल मतलब सबसे बड़ा भी है उद्योग। कौन उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जो मुख्य रूप से कच्चे माल, कपास, सस्ती श्रमिक, परिवहन और बाजार की उपलब्धता पर केंद्रों में क्या होता है, केंद्रित होता है। और भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कब, 1854 में, कहाँ, मुंबई में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य राज्यों के वितरण क्या है, नीचे दिया गया है। अब देखेंगे, सबसे पहले हम मुंबई को देखेंगे। मुंबई, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर आपसे पूछे, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर आप बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये मिलेगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। महाराष्ट्र में कौन कौन केंद्र है, मुंबई है, पुणे है, सोलापुर है, नागपुर है, औरंगाबाद और है कोल्हारपुर है। इसका वितरण क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाली कपास मिट्टी से कपास की सुलभता, समुद्री बंदरगाह, यानी कि वहाँ पर समुद्री बंदरगाह भी है, जिससे क्या होता है, वहाँ से दूसरे देशों में निर्यात भी किया जाता है, सुविधा है। और जलवायु भी क्या है, अनुकूल है, इसलिए मुंबई में काफ़ी मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग है। अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर तो किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, मुंबई को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे, हाँ, गुजरात देखेंगे। एक मुंबई देख लिए, अब गुजरात देखेंगे, जिसमें पूर्व का बोस्टन या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। यह मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र है, यानी कि पहला हो गया मुंबई, दूसरा हो गया गुजरात। इसका वितरण कहाँ है, कपास उत्पादन क्षेत्र सीमित होना, कुशल और सस्ता श्रम तथा विकसित रेल और सड़क नेटवर्क के कारण यहाँ पर कपास की खेती होता है, और सूती वस्त्र का भी उद्योग क्या होता है, काफ़ी मात्रा में है। फिर उसके बाद आएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु देखिए, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। एक था भारत का मैनचेस्टर मुंबई को, फिर यहाँ पर क्या क्वेश्चन था, पूर्व का बोस्टन या मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो अहमदाबाद को किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। वितरण के कारण राज्य में कपास की भरपूर पैदावार, प्रचुर मात्रा में क्या है, जल है। क्या है, जल है। जल विद्युत की उपलब्धता, पायकारा एवं जल विद्युत परियोजना और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों के क्या है, समीप है। इसके बाद अन्य में देखेंगे, अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य, जिसमें एक है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी एक जगह है कानपुर, जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कानपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सब क्षेत्रों में भी क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। तो निर्माण उद्योग का जितने भी क्वेश्चन था उसको क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए। और अगर आप ज्योग्राफी क्लास 10th में पहला चैप्टर संसाधन, दूसरा कृषि और तीसरा उद्योग निर्माण, 3 चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। यदि इसके बाद यदि आप दूसरा सब्जेक्ट को भी चाहते हैं इसी तरीके से कंटिन्यू करना, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, अब दूसरा चैप्टर या दूसरा सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करें या फिर इसी को कंटिन्यू करें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मुझे ऐसा लगे कि हम वो क्या कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं और मुझे एक एनर्जी मिले। थैंक यू।